लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। सिवान के बिहारी बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम में किसका खौफ ज्यादा था और कौन कितना बड़ा धंधा चलाता था, इसकी कहानी मैंने जब डॉन वर्सेज बाहुबली वाले एपिसोड में बताई तो मैंने ये भी बताया था कि दोनों के बीच कई समानताएं थी। दोनों अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते थे। इसके अलावा मैंने इन दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो में मैंने जो एक कहानी नहीं बताई थी वो ये थी कि इन दोनों डॉन के बीच में एक कनेक्शन भी था और इन दोनों डॉन के बीच में भारत से बाहर मुलाकात भी हुई थी। बाहुबली ऑफ सिवान शहाबुद्दीन के घर पाकिस्तानी हथियार भी मिले थे और उससे पहले बिहार के बाहुबली की मुलाकात भारत के गद्दार डॉन दाऊद इब्राहिम से भी हुई थी। तो ये कहानी क्या है? क्या सच में सिवान के सुल्तान का दाऊद और पाकिस्तानियों से कनेक्शन था? आइए आज की कहानी में हम इसे ही समझते हैं कि साल 2000 के बाद ऐसा क्या सब हुआ जिससे शहाबुद्दीन के हाथ से सिवान की बादशाहत छिन गई। साल 2001, मक्का ये वही जगह है जिसे मुसलमान अपनी धार्मिक आस्था का केंद्र मानते हैं। यहाँ हर कोई शांति और सुकून की तलाश में आता है। लेकिन इस पवित्र भूमि पर एक मुलाकात ऐसी भी हुई जिससे पूरे भारत के अपराध और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि ये मुलाकात डॉन और बाहुबली की थी, यानी दाऊद इब्राहिम और शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन जो उस वक्त बिहार की राजनीति के एक ताकतवर चेहरे के रूप में जाने जाते थे, मक्का में दाऊद से उनकी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि पहले से तय की गई एक साजिश का हिस्सा भी माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही कोई कहानी बना रहा हूँ। बिहार पुलिस मुख्यालय की 2003 की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन के संबंध न केवल दाऊद इब्राहिम बल्कि कश्मीरी आतंकवादियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी थी। उस समय बिहार के पुलिस महानिदेशक DP ओझा ने एक 265 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी थी। DP ओझा की वो रिपोर्ट कोई मामूली रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि इस रिपोर्ट में शहाबुद्दीन के खिलाफ इतने गंभीर आरोप थे कि इसे अनदेखा कर पाना लगभग असंभव था। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि कैसे शहाबुद्दीन ने दाऊद से मिलकर भारत में अपराध और आतंकवाद का जाल बिछाने में सहयोग किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। आगे इस अपराध के रिपोर्ट में राजनीति का ट्विस्ट भी आने वाला है। तो देखिए, जब DP ओझा ने ये रिपोर्ट तैयार की तो उन्होंने इसे राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सौंपा, क्योंकि लालू यादव घोटाले के केस में फंसे थे और तब राबड़ी देवी ही लालू यादव के संरक्षण में बिहार का सरकार संभाल रही थी। और उस समय बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन का कद इतना बड़ा था कि उनके खिलाफ कोई कदम उठाना राज्य सरकार के लिए मुश्किल था। रिपोर्ट में तो ये भी सिफारिश की गई थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की मदद ली जाए, लेकिन कहते हैं तब के बिहार सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई ही नहीं की। लेकिन DP ओझा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और इस जिम्मेदारी का उन्हें भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ा। शहाबुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट पेश करना और सरकार को कठोर कदम उठाने की सलाह देना उन्हें महंगा पड़ा और उनकी इस ईमानदारी की कीमत उनके पद से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करने की जगह ओझा जी को ही DGP के पद से हटा दिया गया बिहार में। लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा था। शहाबुद्दीन के प्रभाव और डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए उनमें से ज़्यादातर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। लेकिन साल 2001 के पास साल 2004 में कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ देश और दुनिया को हिला कर रख दिया बल्कि बाहुबली शहाबुद्दीन के भी सारे पत्ते खोल कर रख दिए कि बिहार में उनके आतंक का कैसा राज्य चल रहा है, सरकार के अलावा भी शहाबुद्दीन की कैसे पैरेलल सरकार चल रही है। दरअसल 16 अगस्त 2004 को रंगदारी के लिए शहाबुद्दीन ने सिवान के एक व्यवसायी चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के 2 बेटे को, जिसका नाम राजीव और सतीश था, उसकी तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी। उस वक्त भी बिहार में RJD की सरकार थी।
बाहुबली को बचाने की कई कोशिश हुई इस हैवानियत के बाद भी, लेकिन कांड इतना बड़ा था कि कार्रवाई की मांग तेज हो गई। फिर सिवान के डीएम CK अनिल और SP S रत्न संजय कटियार ने मिलकर शहाबुद्दीन को घेरने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। फिर इन दो जाबाज अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ शहाबुद्दीन के प्रतापपुर स्थित घर की घेराबंदी की थी। शहाबुद्दीन के समर्थक भी पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने AK-47 से पुलिस बल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस टीम भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार थी और जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। पुलिस का दावा है कि गोलीबारी थमने के बाद पुलिस जब शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर के अंदर दाखिल हुई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि शहाबुद्दीन के घर से पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस कंपनी की मुहर लगी हुई AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी। कई ऐसे हथियार भी मिले थे जो केवल पाकिस्तानी सेना में प्रयोग की जाती है। छापेमारी में बाहुबली नेता के घर से बहुमूल्य जेवरात, नकदी के अलावा जंगली जानवर जैसे कि शेर और हिरन की खाल भी बरामद हुई थी। हालांकि साल 2001 में भी शहाबुद्दीन के घर पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन असल मायने में इस बार जो कार्रवाई हुई थी वो शहाबुद्दीन के किले में सेंध लगने जैसा था, जिसके बाद उसका साम्राज्य ढहता चला गया। सब समय समय का खेल है और जो वक्त के साथ नहीं चलता है उसका वक्त भी चला जाता है। बाकी आज के समय पर कल आई पर एक घड़ी तो होनी ही चाहिए, और आज के ज़माने के हिसाब से फास्ट ट्रैक स्टाइलर वॉच से अच्छा क्या ही होगा। आप अभी नीचे दिए गए प्रोडक्ट लिंक से घड़ी खरीदेंगे तो आपको 200 रुपये का ऑफ भी मिलेगा। घड़ी आपको प्रोडक्ट सेक्शन में दिख रहा होगा। बाकी अब अगर बिहार के बाहुबली की बात करें तो ये सभी बातें किसी को अच्छी भी लग सकती है और किसी को गलत भी, पर फिर से कहूँगा कि सही और गलत सब अदालत तय करेगी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की पूरी जिंदगी विवादों से भरी थी, और ऐसी ही न जाने कितनी ही कहानी है। मुंबई में दाऊद और बिहार में शहाबुद्दीन, मतलब कहानियां ही कहानियां। ऐसे में 2001 में दाऊद से मुलाकात और फिर 2004 में घर से पाकिस्तानी हथियार मिलना तो सीधे सीधे दाऊद और पाकिस्तान से कनेक्शन बयां करता है। लेकिन राजनीतिक सरपस्ती की वजह से शहाबुद्दीन बचते रहें। राबड़ी देवी के बाद जब बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथों में आए तब भी इस फाइल को अनदेखा किया गया, क्योंकि शहाबुद्दीन के खिलाफ नीतीश सरकार के कार्यकाल में भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। और ये बात सिवान के साहब शहाबुद्दीन के धाक को बयां करती है। बाकी इन सभी विवादों पर आपका क्या कहना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिवान के लोग काफ़ी कुछ बताते हैं शहाबुद्दीन के बारे में भी, कि कुछ लोग उन्हें अपना देवता भी समझते हैं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो इलाके के रॉबिन हुड थे। लेकिन उनकी एक पर्सनालिटी अलग भी थी, जो नेता रॉबिन हुड उन सभी चीज़ों से अलग अपराध वाली पर्सनालिटी थी। और हम अपने चैनल पर अपराध से जुड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, इसलिए शहाबुद्दीन की कहानी भी हम सुनाते हैं, दाऊद की कहानी भी हम सुनाते हैं, और साथ ही साथ जो और भी बाहुबली डॉन गैंगस्टर है उन सब की कहानी सुनाते हैं जो अपराध से जुड़ी है। बाकी आपको वो कहानी कैसी लगती है वो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कोई और कहानी भी सुनना चाहते हैं अपराध से जुड़ी, इन सभी बाहुबलियों से जुड़ी, तो वो भी कमेंट कीजिए। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 90% लोग जो देखते हैं कहानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा ये सफ़र और भी अच्छा चलेगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही आपसे मिलता रहूँगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.